खाने को सड़ने से बचाने के लिए खाने के बर्तन को ठंडे पानी के बर्तन में रख देते हैं, ठीक है, ठंडे पानी की ओर होता है। ओके, तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया तब तक होता है जब तक दोनों का जो तापमान होता है वह समान नहीं हो जाता। अर्थात इस प्रकार से जब दोनों का क्या हो जाता है, तापमान समान हो जाता है, इस स्थिति में क्या होता है, जो खाना होता है वो सड़ने से बच जाता है। ओके, तो इसलिए क्या है, खाने को सड़ने से बचाने के लिए खाने के बर्तन को ठंडे पानी के बर्तन में रखा जाता है। ओके, तो आप लोग इसका कारण अपने घर में पूछिएगा। ओके, तो आप लोग अपने बहन या फिर अम्मा से पूछिएगा कि खाने को सड़ने से बचाने के लिए आप लोग खाने के बर्तन को ठंडे पानी में क्यों रखते हैं। ओके, तो और आप लोगों का जो आंसर मिलेगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप लोगों को क्या आंसर मिला। ओके, तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा, जिसको इंग्लिश में हीट भी कहते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग जो कल का जो क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है, सोचिए यदि किसी पदार्थ का तापमान T है, क्या उस पदार्थ को 2 बराबर भागों में बांट देने से उसके तापमान का मान भी आधा आधा होकर दोनों भागों में बराबर बढ़ जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ की 2 बराबर मात्राओं का तापमान T है, तो क्या दोनों मात्राओं को मिला देने पर उनका तापमान भी जुड़कर दुगना हो जाएगा। आपस में चर्चा करें। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि किसी पदार्थ का जो तापमान है वह T है, तो उस पदार्थ को 2 बराबर भागों में बांट देने से उसके तापमान का मान भी आधा आधा होकर दोनों भागों में बराबर बढ़ जाएगा क्या। तो हाँ, ओके, तो यदि किसी पदार्थ का तापमान T है, यदि इसको हम लोग क्या 2 बराबर भागों में बांट देते हैं तो उसके तापमान का मान भी आधा आधा होकर बढ़ जाता है। ओके, कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। चलिए मानते हैं हम लोग क्या कोई पदार्थ पेन है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पेन लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पेन की संख्या कितनी है, 10 है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, अब चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इस पदार्थ तथा इस पेन को क्या है 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ओके, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो कितना कितना होगा, तो स्वाभाविक सी बात है 10 है तो कितना कितना होगा, तो वह 5 5 होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 4 5 पेन और इधर 5 पेन। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो पदार्थ था जो पेन है क्या है 2 बराबर भागों में बांट देने से 5 पेन आपस में बढ़ जाता है। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यदि किसी पदार्थ का जो तापमान T है, उस पदार्थ को 2 बराबर भागों में बांट देने से उसके तापमान का मान भी आधा आधा होकर दोनों भागों में बराबर बढ़ जाता है। ओके, इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ की 2 बराबर मात्राओं का तापमान T है, तो क्या दोनों मात्राओं को मिला देने पर उनका तापमान भी जुड़कर दुगना हो जाएगा। तो हाँ, यदि किसी पदार्थ को 2 बराबर मात्राओं का जो तापमान है वह T है, तो दोनों मात्राओं को मिला देने पर उनका तापमान भी जुड़कर दुगना हो जाएगा। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, कोई पदार्थ पेन लिया था। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इन 2 पेनों की संख्या कितना है, यहाँ पर 5 पेन है, यहाँ पर भी 5 पेन है, अर्थात दोनों में क्या है बराबर पेन है। ओके, अब चलिए इन पेन को क्या हम लोग आपस में मिला देते हैं। ओके, तो इसको आपस में मिला देते हैं तो इनका जो संख्या होता है क्या होता है, पहले से दुगना हो जाता है। ओके, तो क्यों, क्योंकि पहले जो पेन की संख्या कितना था वह 5, किंतु अभी क्या है जो पेन की संख्या वो कितना हो गया, 10 हो गया। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यदि किसी पदार्थ को 2 बराबर मात्राओं का तापमान T है, तो क्या तो दोनों मात्राओं को मिला देने पर उनका तापमान भी जुड़कर दुगना हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। तो हमारा आज का टॉपिक है ऊष्मा, जिसको इंग्लिश में हीट भी कहा जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ऊष्मा के बारे में पता होगा कि ऊष्मा किसे कहते हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊष्मा किसे कहते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का गर्माहट अथवा ठंडक का अनुभव होता है। अर्थात ऊष्मा के द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु का गर्माहट अथवा ठंडक के बारे में पता लगा सकते हैं। ओके, इसके साथ ही आप लोग ऊष्मीय साम्य के बारे में याद रखना कि ऊष्मीय साम्य क्या होता है। ओके, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ऊष्मीय साम्य किसे कहते हैं। ओके, ऊष्मीय साम्य, ओके, तो जिसको तापीय साम्य के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तापीय साम्य। ओके, अब चलिए समझते हैं कि ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य किसे कहते हैं। ओके, इसको इंग्लिश में थर्मल इक्विलिब्रियम के नाम से भी जाना जाता है।
ओके, जब हम दो गर्म तथा ठंडी वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तब ऊष्मा का प्रवाह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तु का ताप समान नहीं हो जाता। इसके पश्चात ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है। वस्तुओं की इस अवस्था को ही ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य की अवस्था कहते हैं। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग दो बर्तन लेते हैं। ओके, तो चलिए दो पात्र लेते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक बड़ा बॉल अर्थात एक बड़ा कटोरा लिया है। ओके, तो इसके साथ मैंने क्या लिया है, एक गिलास लिया है। ओके, अब चलिए थर्मल इक्विलिब्रियम अर्थात ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य के बारे में समझते हैं कि ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य किसे कहते हैं। ओके, तो जब हम दो वस्तुएं था, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम दो गर्म तथा ठंडी वस्तुओं के, तो यह गर्म वस्तु है और ये नीचे का क्या है, ठंडी वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तब ऊष्मा का प्रवाह क्या होता है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। अर्थात गिलास से, अर्थात यहाँ पर क्या लिया हम लोगों ने, गर्म पानी, इसका जो प्रवाह क्या होगा, वह नीचे की ओर होगा। ओके, और ऊष्मा का जो प्रवाह होता है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर तब तक होता है जब तक दोनों का तापमान है वह समान नहीं हो जाता है। ओके, तो इसके पश्चात जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वह रुक जाता है। वस्तुओं की इस अवस्था को ही तापीय साम्य या ऊष्मीय साम्य कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वे में याद रखिएगा कि जैसे कि हम लोग जब दो वस्तु को क्या रखते हैं, संपर्क में रखते हैं, तो एक वस्तु को गर्म लेते हैं और दूसरे वस्तु को ठंडा लेते हैं। तो इसमें गर्म वस्तु का जो प्रवाह होता है वह ठंडी वस्तु की तब तक होता है जब तक दोनों का तापमान समान हो जाए। ओके, जब दोनों का जो तापमान होता है वह समान हो जाता है, इस स्थिति में जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वह रुक जाता है। ओके, तो वस्तुएं की इस अवस्था को ही तापीय साम्य या ऊष्मीय साम्य की अवस्था कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य समझ आया होगा। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यदि ठंडे पानी के बर्तन में गर्म पानी का छोटा बर्तन रख दिया जाए तो हम पाएंगे कि जल रही गर्म पानी ठंडा और ठंडा पानी थोड़ा गर्म हो जाता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था कि यहाँ पर क्या है, यह ठंडा पानी है और इसमें क्या लेते हैं हम लोग, गर्म पानी लेते हैं। तो इस प्रकार से हम रखते हैं तो क्या पाते हैं कि जल्द ही जो गर्म पानी होता है अर्थात जो गर्म पानी है वह ठंडा हो जाता है एवं जो ठंडा पानी होता है वह गर्म हो जाता है। ओके, थोड़े समय बाद दोनों बर्तनों में पानी का तापमान समान हो जाता है। ओके, तो अब कुछ समय के पश्चात जो दोनों बर्तनों का जो तापमान होता है वह समान हो जाता है। अपने दैनिक जीवन में भी आप कई बार यह अनुभव करते ही होंगे। ओके, तो इस प्रकार से इसका जो उपयोग क्या हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। खाने को सड़ने से बचाने के लिए खाने के बर्तन को ठंडे पानी के बर्तन में रख देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो खाने को सड़ने से बचाने के लिए बर्तन को क्या है, ठंडे पानी के बर्तन में रखा जाता है। खास तौर पर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो गर्मी के दिनों में क्या है, इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता था। खाने को सड़ने से बचाने के लिए क्या है, खाने को बर्तन को ठंडे पानी में ठंडे पानी के बर्तन में रख दिया जाता है। ओके, तो चलिए इसका कारण समझते हैं कि इसका चलिए इसका कारण समझते हैं कि जो खाने को सड़ने से बचाने के लिए खाने के बर्तन को ठंडा पानी के बर्तन में क्यों रखा जाता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कटोरा ले लेते हैं, बड़ा कटोरा। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं क्या है, एक बड़ा सा कटोरा है। ओके, यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, पानी लेते हैं। ओके, तो ये क्या है, ठंडा पानी है। और यहाँ पर एक क्या लेते हैं, एक दूसरा पात्र लेते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, एक दूसरा पात्र लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं, एक दूसरा पात्र लेते हैं, जहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, खाना को रख देते हैं, तब खाना या फिर कोई भी सब्जी को यहाँ पर रख देते हैं। ओके, अब चलिए समझते हैं कि खाने को सड़ने से बचाने के लिए खाने के बर्तन को ठंडे पानी के बर्तन में क्यों रखा जाता है। ओके, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो खाना होता है क्या होता है, वह पानी की तुलना में गर्म होता है। ओके, जिसकी वजह से जो खाने का जो क्या होता है, जो ऊष्मा का जो प्रभाव होता है वो खाने से क्या होता है, वह ठंडे पानी की ओर होता है। ओके, तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया तब तक होता है जब तक दोनों का जो तापमान होता है वह समान नहीं हो जाता। अर्थात इस प्रकार से जब दोनों का क्या हो जाता है, तापमान समान हो जाता है, इस स्थिति में क्या होता है, जो खाना होता है वो सड़ने से बच जाता है। ओके, तो इसलिए क्या है, खाने को सड़ने से बचाने के लिए खाने के बर्तन को ठंडे पानी के बर्तन में रखा जाता है। ओके, तो आप लोग इसका कारण अपने घर में पूछिएगा। ओके, तो आप लोग अपने बहन या फिर अम्मा से पूछिएगा कि खाने को सड़ने से बचाने के लिए आप लोग खाने के बर्तन को ठंडे पानी में क्यों रखते हैं। ओके, तो और आप लोगों का जो आंसर मिलेगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप लोगों को क्या आंसर मिला। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब दो वस्तुओं जिनका तापमान अलग अलग हो को संपर्क में लाया जाता है तो उनका तापमान घट बढ़कर एक दूसरे के समान हो जाता है। ओके, तो जब दो वस्तुओं का क्या होता है जिनका तापमान अलग अलग होता है उसको क्या लेते हैं हम लोग संपर्क में लाते हैं, तो उन दोनों का जो तापमान होता है वो कुछ समय के पश्चात समान हो जाता है। ओके, तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखे थे और ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में देखे थे, जैसे कि दोनों का जो गर्म पानी में जो ठंडा पानी क्या लेते हैं हम लोग लेते हैं, उसका क्या होता है कुछ समय के पश्चात क्या है दोनों का जो तापमान होता है वह समान हो जाता है। ओके, यह आपने देखा ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्यों और किस कारण होता है? ओके, तो इसको हम लोगों ने तो ऑब्जर्व किया है, लेकिन यह किस कारण होता है? वस्तु के तापमान बढ़ने या घटने के पीछे का कारण क्या है? ओके, तो वस्तु का जो तापमान बढ़ता है या फिर वस्तु का जो तापमान घटता है इसके पीछे का क्या कारण है? ओके, तो आई होप आप लोगों को इसका कारण समझ आ गया होगा। ओके, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य। जैसे कि मैंने इसे इसका डेफिनेशन में बताया था कि ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य क्या होता है। तो जब हम जब हम दो वस्तुओं को, एक गर्म तथा ठंडी वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तब ऊष्मा का प्रवाह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता। इसके पश्चात ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है। वस्तु की इस अवस्था को ही तापीय साम्य या ऊष्मीय साम्य की अवस्था कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऊष्मीय साम्य तापीय साम्य के कारण ही क्या होता है, जो वस्तु का जो तापमान होता है घट बढ़कर क्या हो जाता है वह समान हो जाता है। ओके, पहले ऐसा माना जाता था कि जब दो विभिन्न तापमान वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो एक तरल अदृश्य पदार्थ का आदान प्रदान होता है। ओके, तो प्राचीन समय में क्या है यह माना जाता था कि जब दो अलग अलग तापमान वाली वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं तो एक अदृश्य तरल पदार्थ का आदान प्रदान होता है। गर्म वस्तु में इस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है जबकि ठंडी वस्तु में कम। अर्थात जो गर्म वस्तु है इसमें क्या होता है इस तरल अदृश्य पदार्थ की मात्रा अधिक होता है और जो ठंडी वस्तु है उसमें कम होता है। अतः यह पदार्थ गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तब तक प्रवाह करता है जब तक इसका स्तर दोनों में समान न हो जाए। अर्थात इस प्रकार से जो अदृश्य तरल पदार्थ का जो आदान प्रदान है वह क्या होता है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की होता था। ओके, तो और यह प्रक्रिया तब तक चलता था जब दोनों का स्तर समान न हो जाए। इस तरल पदार्थ को कैलोरिक कहा जाता था। ओके, तो इसको क्या प्राचीन समय में इस तरल पदार्थ को कैलोरिक कहा जाता था। कैलोरी की मात्रा बढ़ने पर तापमान की भी मात्रा बढ़ जाती है ऐसा माना था। ओके, तो इस प्रकार से यह मानना था कि जो यदि कैलोरी की मात्रा बढ़ता है तो उसमें तापमान की मात्रा भी बढ़ जाता है। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है जो कैलोरी क्या है इसमें बताया गया है कि जो गर्म पानी में जो कैलोरी की मात्रा क्या होता है वह अधिक होता है। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है यदि कैलोरी की मात्रा बढ़ेगा तो उसका तापमान भी बढ़ेगा। ओके, कैलोरी का भ्रम कैसे टूटा? ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो कैलोरिक है उसका भ्रम कैसे टूटा। ओके, बेंजामिन थॉमसन 1753 टू 1814 1753 से 1814, जिन्हें बाद में काउंट फ्रैंकफर्ट के नाम से जाना गया, एक जाने माने वैज्ञानिक व कुशल युद्ध विशेषज्ञ थे। ओके, तो जो बेंजामिन थॉमसन थे जिसको क्या है बाद में काउंट फ्रैंकफर्ट के नाम से भी जानने लगा। ओके, तो यह क्या था, यह एक वैज्ञानिक व एक कुशल युद्ध विशेषज्ञ थे। उस समय तोपों की नलियों में सुराख करने के लिए एक विशेष किस्म के धातु काटने वाले संयंत्र लगी हुई मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, तो उस समय क्या किया जाता था कि जो तोपों की नलियों में क्या है सुराख करने के लिए एक विशेष किस्म की धातु काटने वाले संयंत्र लगी हुई मशीन का उपयोग किया जाता था। इस खास किस्म की कटर्स को अश्व शक्ति से घुमाया जाता था। ओके, तो इस प्रकार से इस खास किस्म के जो कटर्स है उसको अश्व अर्थात घोड़े की शक्ति से घुमाया जाता था। ओके, तोपों में छेद करते समय नली जल्द में ही गर्म हो जाती थी। ओके, तो इस प्रकार से जो तोपों में जब छेद किया जाता था तो उस समय जो नली होता है वह जल्द ही गर्म हो जाता था। कैलोरी के सिद्धांत के अनुसार तोपों की नलियों में भरी कैलोरी का तोपों में छेद करने पर रिसाव होने लगता है और इस कारण नली गर्म हो जाती थी। ओके, तो कैलोरी के सिद्धांत के अनुसार क्या था, जब तोपों की नलियों में भारी कैलोरी का क्या किया जाता था तोपों में छेद करने पर उसका रिसाव होने लगता है जिसकी वजह से नली गर्म हो जाता था। ओके, यहाँ पर जैसे कि काउंट रमफोर्ड का चित्र प्रदर्शित किया गया। ओके, परंतु रमफोर्ड को यह बात जरा भी नहीं जची। ओके, तो परंतु जो रमफोर्ड है अर्थात जो काउंट रमफोर्ड है उसको क्या यह बात जरा भी नहीं अर्थात वह उससे संतुष्ट नहीं हुआ कि किस प्रकार से यह कैलोरी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके,
उन्होंने कैलोरी सिद्धांत को परखने के लिए कई प्रयोग किए और पाया कि मात्र घर्षण से किसी भी धातु से बिना उसमें बदलाव ला ढेर सारी गर्मी पैदा की जा सकती है। ओके, तो इस प्रकार से जो काउंट ट्रमफोर्ड है उन्होंने क्या है, इस कैलोरी के सिद्धांत को परखने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए। तो उन्होंने पाया कि क्या है, मात्र घर्षण के द्वारा क्या है, किसी भी धातु से बिना उसमें कोई भी बदलाव के बहुत सारी गर्मी पैदा किया जा सकता है। अभी घर्षण क्या होता है, तो घर्षण को क्या हम लोग सिंपल वे में आप लोग याद रखिएगा तो रगड़ना कह सकता है। ओके, कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग हमारे जो हैंड है इसको क्या करते हैं, हम लोग आपस में रब करते हैं, तो आपस में क्या करते हैं, हम लोग रगड़ते हैं। ओके, तो आप लोगों ने कुछ समय के पश्चात आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होता है कि उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होने लगता था, जिसके कारण क्या होता है, हमको गर्मी का अनुभव होता है। ओके, तो इस प्रकार से काउंट ट्रमफोर्ड ने बताया कि जो मात्र घर्षण से भी क्या है, किसी भी धातु से बिना उसमें कोई भी बदलाव के ढेर सारी गर्मी पैदा किया जा सकता है। इस तरह गर्मी पैदा करने से धातु के द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता। ओके, तो इस प्रकार से यदि जो घर्षण के द्वारा क्या है, गर्मी पैदा करने पर जो धातु के जो द्रव्यमान है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी से उनका निष्कर्ष था कि तोपों में छेद करते समय गर्मी पैदा होने का असली स्रोत उन घोड़े की ऊर्जा है जिनकी शक्ति से सुराग करने वाला यंत्र चलता है। तो इस प्रकार से काउंट ट्रमफोर्ड इस प्रकार से निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो तोपों में छेद करते समय गर्मी पैदा होने का जो मेन रीजन है था, जो मेन स्रोत था, वह घोड़ों की ऊर्जा है। ओके, जिससे शक्ति से जिनकी शक्ति से सुराग करने वाला यंत्र चलता है, यानी घोड़ों की ताकत ही घर्षण द्वारा गर्मी में परिवर्तित हो जाता था। इस प्रकार से जो घोड़े की जो ताकत है क्या है, वह घर्षण के द्वारा क्या है, गर्मी में परिवर्तित हो जाता है। सन 1798 अर्थात सन 1798 में उनका दावा था कि उसमें कोई पदार्थ नहीं हो सकती बल्कि यह ऊर्जा। ओके, तो इस प्रकार से उन्होंने ऑब्जर्वेशन से बताया कि जो सन 1988 अर्थात 1798 में उनको उन्होंने दावा किया कि जो ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं हो सकता बल्कि यह एक ऊर्जा है। न्यूटन भी इसी प्रकार की मत रखते थे। ओके, तो इसी प्रकार से मत न्यूटन भी रखते थे। सन 1840 टू 50 अर्थात सन 1840 से 1850 में जूल की प्रयोग से भी यही साबित हुआ। अर्थात इस प्रकार से क्या है, जब जूल का प्रयोग किया तो इसी का भी इसी के अनुसार क्या है, इसका प्रयोग साबित हुआ। उन्होंने यांत्रिक ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा की समतुल्यता को दर्शाया, जिसके बारे में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अर्थात इस प्रकार से क्या उन्होंने यांत्रिक ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा की समतुल्य को दर्शाया। ओके, तो जिसके बारे में आप लोग क्या अगली कक्षाओं में पढ़ोगे। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कैलोरी का भ्रम कैसे टूटा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो पुराने समय में यह मान्यता था कि जो कैलोरी क्या होता है, एक तरल अदृश्य पदार्थ होता है। ओके, तो जिसमें क्या गर्म वस्तु में अधिक होता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, काउंट ट्रमफोर्ड ने क्या है, कैलोरी का भ्रम क्या है, तोड़ा। ओके, क्योंकि जो घर्षण होता था, जो गर्मी होता है, वह किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो वह क्या होता है, मात्र घर्षण के द्वारा क्या है, उसमें बिना बदलाव बहुत सारी गर्मी पैदा किया जा सकता है। ओके, आज हम जानते हैं कि ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा है जिस कारण तापमान में बदलाव होता है। ओके, तो आधुनिक समय में हम लोग जानते हैं कि जो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं है बल्कि क्या है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण तापमान में बदलाव होता है। ऊर्जा का वह प्रकार जिस कारण हमें वस्तु की गर्माहट का आभास होता है ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। ओके, तो ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहता है, तो ऊर्जा का वह प्रकार जिस कारण हमें वस्तु की गर्माहट का अनुभव होता है उसको क्या कहता है, ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह सतह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो ऊष्मीय ऊर्जा का जो प्रवाह सतह क्या है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा बढ़ाने पर वस्तु का तापमान बढ़ जाता है जबकि ऊष्मा घटाने पर वस्तु का तापमान कम हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी वस्तु को क्या दे रहे हैं, यदि हम लोग अधिक ऊष्मा दे रहे हैं तो उसका तापमान में भी वृद्धि होता है, यदि उसको क्या कम ऊष्मा देंगे तो उसके तापमान भी कम होगा। ओके, अर्थात किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर वस्तु का तापमान बढ़ जाता है जबकि वस्तु से ऊष्मा लेने पर उसका तापमान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसके क्या हो जाता है, उसका तापमान में वृद्धि होता है, जबकि वस्तु से ऊष्मा लेने पर उसका तापमान क्या हो जाता है, वह कम हो जाता है। ओके, अब ये तो हमको समझ आ रहा है कि किस प्रकार से हम कोई भी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसका जो तापमान होता है वह बढ़ जाता है, परंतु ये कैसे संभव कि वस्तु से ऊष्मा लेने पर उसका तापमान कम हो जाता था, किस प्रकार से हम लोग किसी भी वस्तु से ऊष्मा लेंगे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग किसी दूसरी वस्तु से ऊष्मा ले सकते हैं। ओके, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल की तरह समझा था, तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग टी नोट करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो एक ठंडा ये क्या है, एक पात्र लेते हैं जिसमें क्या रखते हैं, हम लोग ठंडा पानी लेते हैं
और मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है गर्म पदार्थ, चाहिए पानी मान लेते हैं या फिर कोई भी गर्म पदार्थ है, ओके, जिसको इस पात्र में रखता है। ओके, तो अब चलिए इसको समझते हैं कि इस गर्म पानी से क्या हम लोग ऊष्मा किस प्रकार से ले सकते हैं। ओके, अब इस गर्म वस्तु को क्या करते हैं हम लोग ठंडी वस्तु में क्या करते हैं रखते हैं, तो जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, अर्थात जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो गर्म वस्तु का जो तापमान होता है वह कम हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से क्या है किसी वस्तु से हम लोग ऊष्मा ले सकते हैं, अर्थात वस्तु से ऊष्मा लेने पर उसका तापमान क्या हो जाता है वह कम हो जाता है। ओके, चर्चा करें। अपने शिक्षक से चर्चा करें कि किसी वस्तु को छूने पर वह गर्म अथवा ठंडा क्यों लगती है। हाथ से छूने पर इन दोनों स्थितियों में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी वस्तु को छूने पर हमको गर्म अथवा ठंडा क्यों लगता है। ओके, हाथ से छूने पर इन दोनों स्थितियों में ऊष्मा का प्रवाह की दिशा के बारे में भी आप लोग बताना। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक। ओके, तो चलिए समझते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा के क्या क्या मात्रक है। ओके, पहला सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। ओके, तो सीजीएस पद्धति में जो ऊष्मा का मात्रक क्या है तो वह है कैलोरी। ओके, अब ये सीजीएस पद्धति क्या है तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम एवं एस से सेकंड। ओके, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड, अर्थात लंबाई, वजन एवं समय। ओके, तो इस पद्धति में क्या है ऊष्मा का जो मात्रक है वह कैलोरी है। ओके, अब ये कैलोरी क्या है तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। ओके, एक कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा होता है जो 1 ग्राम पानी के तापमान को क्या है 14.5 डिग्री सेल्सियस से क्या है 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। कैलोरी के स्थान पर किलो कैलोरी का भी उपयोग किया जा सकता है। ओके, तो इस वजह से इस प्रकार से क्या जो कैलोरी के स्थान पर भी हम लोग किलो कैलोरी का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 किलो कैलोरी इक्वल क्या होता है 1000 कैलोरी। ओके, दूसरा, चूंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक स्वरूप है इसलिए ऊष्मा का इससे मात्रक जूल होता है। ओके, तो ऊष्मा क्या होता है ऊर्जा का एक रूप है जिसके वजह से क्या होता है जो ऊष्मा का जो इससे मात्रक होता है वह जूल होता है। तो 1 कैलोरी इक्वल होगा 4.18 जूल, तो 1 किलो कैलोरी इक्वल होगा 4.18 गुणा 10⁻³ जूल। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।